नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं एक ऐसी हॉरर कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत का आईना दिखाने के लिए है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में सफर करने से पहले 2 बार सोचें। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना हमें भेजी है हरियाणा के रहने वाले ओशे साक मदन जी थवार ने, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर मार्स है। ये घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी रात की है। एक ऐसी रात जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये सब हुआ क्रिसमस के समय, जब ठंड अपने पूरे शबाब पर थी और हरियाणा की सड़कों पर धुंध ऐसे छाई रहती है जैसे पूरा शहर किसी सफेद कफन में लिपटा हो। मदन जी उन दिनों अपने बच्चों को एक अच्छा सा क्रिसमस गिफ्ट कुमार देना चाहते थे। इसी वजह से वे दिन की शिफ्ट के बाद रात में एक्स्ट्रा टाइम ऑटो चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उसी रात उन्हें एक ऐसी सवारी मिलने वाली है जो दिखने में तो इंसान थी, लेकिन असल में किस्मत शुरुआरी से इंसान थी ही नहीं। तो चलिए अब इस कहानी को हम इस मदन जी की ही जुबानी उनके बाद पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर रिहान संडे की वीडियो में मैं उन सभी साथियों का नाम अनाउंस करता हूं जो इस चैनल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिएगा। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मदन है। मैं पिछले 18 सालों से हरियाणा की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूं। आपको शायद लगे कि मैं भी हजारों दूसरे ऑटो ड्राइवरों की तरह एक बिल्कुल आम इंसान हूं। सुबह घर से निकलना, दिन भर सवारी ढोना और रात को थक कर वापस लौट आना, बस यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन जो मैंने उस रात देखा, जो मैंने उस रात महसूस किया, उसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है। पूरे औसे 3 महीने बाद हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी जब मैं रात के अंधेरे में ऑटो चलाता हूं तो मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठा मुझे घूर रहा हो। मेरी पत्नी कहती है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा और मेरे बच्चे मासूमियत से पूछते हैं, पापा अब आप रात को काम पर क्यों नहीं जाते? सच कहूं तो उस रात के बाद मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि पाखिन सूरज ढलने के बाद कभी ऑटो नहीं चलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, गरीबी की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारियां इंसान से वो सब करवा लेती हैं जो वो कभी नहीं करना चाहता। दिन की कमाई से घर का खर्च पूरा नहीं होता था, इसीलिए मजबूरी में मुझे फिर से रात की शिफ्ट शुरू करनी पड़ी। हाँ, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा सावधान हूं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर मैं अब कभी नहीं जाता और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अगर कोई सवारी हाथ देकर रोक ले तो मैं बिना रुके आगे बढ़ जाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूं, और हो सकता है आप सही भी हों, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वो किसी भी इंसान को पागल बना सकता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही कहानी सुनाने वाला हूं। बस आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर आप कभी हरियाणा आई और रात के समय ऑटो में सफर करें तो मेरी बात याद रखिएगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, कुछ साए इंसानों के बीच हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। वह दिसंबर की रात ताफिन थी। तारीख ठीक से याद नहीं, शायद 22 या 24 दिसंबर का मफ रही होगी। उस साल हरियाणा में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। शाम के ठीक 5 बजे मैं रोज की तरह घर से निकला। मेरा ऑटो बजाज का शीला बम 2011 मॉडल, हरा पीला रंग कई जगह से उखड़ चुका था। इंजन की आवाज भी अजीब सी आती थी, जैसे कोई मासी बूढ़ा आदमी खांस रहा हो। और मुझे क्या पता था कि उसी ऑटो में थोड़ी ही देर बाद कोई ऐसी सवारी बैठेगी जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन हाँ, पुराना होने के बावजूद मेरा ऑटो शेपान चलता बहुत अच्छा था। पिछले 2 सालों से मैंने उसकी ठीक से देखभाल की थी। तेल, सर्विस, ब्रेक, सब कुछ समय पर।
वो ऑटो मेरे लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि मेरे परिवार की रोजी रोटी था। उस दिन घर से निकलते वक्त मैंने अपनी पत्नी अनुपमा सांड से कहा था, आज शायद जल्दी लौट आऊं, कल क्रिसमस है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना है। अनुपमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रात को ज्यादा इधर उधर मत जाना। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। कनॉट प्लेस ऊ के पास मुझे पहली सवारी मिली। एक बुजुर्ग दंपत्ति था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर सुकून। उन्होंने कहा, लाजपत नगर चलना है। रास्ता साफ था, ट्रैफिक भी कम। उन्होंने बड़े आराम से सफर किया और उतरते वक्त मुझे उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए। मैं खुश था, दिल में सोच रहा था, आज बच्चों के लिए अच्छे गिफ्ट्स ले ही लूंगा। रात के बॉर्डर 9 बजे तक कॉमास पे मैंने कई सवारियां ली। हर तरफ ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमाई भी अच्छी हो रही थी। इसी लालच में मैंने खुद से कहा, थोड़ा और काम कर लेता हूं, कब रोज ऐसे मौके मिलते हैं। रात के करीब 10:30 मैं भोसकोट बांधशियार के पास पहुंच चुका था। वो इलाका उस वक्त लगभग सुनसान हो चुका था। सड़क पर गिनी चुनी गाड़ियां, ज्यादातर दुकानें बंद और चारों तरफ घनी धुंध। ठंड इतनी तेज थी कि मैंने अपने होंठों के साइड कवर अच्छे से कस लिए थे और ऑटो में रखा छोटा सा बैटरी वाला हीटर भी जैसे हार मान चुका था। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक छाया पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा किसी पेड़ का साया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आया मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए, चेहरा धुंध में छुपा हुआ। उसकी आकृति कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो खड़ा नहीं बल्कि जमीन से उगा हुआ हो। मैंने ऑटो रोका और सामान्य आवाज में पूछा, भैया कहां जाना है? कोई जवाब नहीं। वो बस धीरे धीरे ऑटो के और पास आ गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया होगा। मैंने फिर कहा, अरे भाई साहब कहां जाना है? इस बार उसने धीरे से अपना सिर उठाया। धुंध की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली थीं, जैसे कोई गहरा अंतहीन कुआं। मुझे पल भर के लिए ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं, मेरे अंदर झांक रहा हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, काले सर। मैं चौंक गया। काले सर? और वो भी इस वक्त? मैंने अनजाने में कह दिया। वो जगह उस वक्त पूरी तरह बंद रहती है, आसपास कोई नहीं होता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है चलिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस ऑटो में पीछे आकर बैठ गया। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद आसपास ही कहीं उतरना हो। लाल किले के पास कई गलियां हैं। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और कोट बांध से लाल किले की तरफ बढ़ चला। वो रास्ता आमतौर पर ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन उस रात हर मीटर मुझे भारी लग रहा था। पीछे बैठा वो आदमी पूरी तरह खामोश था, ना खांसी ना हिलना डुलना। मैंने कई बार रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध और अंधेरे में सिर्फ एक काली सी परछाई दिखती थी। जब हम केबाड़ छादनी चौक के पास पहुंचे तो मैंने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। आज बहुत ठंड है ना? मैंने कहा। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने पूछा, आप यहीं रहते हैं क्या? फिर भी सन्नाटा। अब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जरा तेज आवाज में कहा, अरे भाई साहब आप ठीक तो हैं ना? इस बार उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, खोखली, बेजान। हाँ, चलते रहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को अंदर से दबा रहा था। फिर भी मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया और ऑटो आगे बढ़ाता रहा। जब हम टोल लाल किले के मेन गेट के पास पहुंचे, मैंने ऑटो रोक दिया। आ गया काले सर, अब कहां जाना है? मैंने कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और तभी मुझे एक ऐसी चीज दिखी जिसने मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। मैंने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां तो सिर्फ खाली सीट दिखाई दे रही थी। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। मैंने तुरंत घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी वहीं बैठा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही शांत, स्थिर। तो फिर
मिरर में वो दिख क्यों नहीं रहा था? मेरे माथे पर पसीना आ गया, हालांकि ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस से भाप निकल रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद धुंध की वजह से कुछ गलत दिख रहा है। मैंने अपनी आंखें मल ली और फिर से मिरर में देखा। इस बार वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वो किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक धुंधली परछाई जैसा लग रहा था, जैसे मिरर में उसकी असली शक्ल आ ही नहीं पा रही हो। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, यहां से आगे कहां चलना है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, नारनौल बावड़ी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। नारनौल बावड़ी एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी लोग कम जाते हैं और रात में कोई जाता ही नहीं। लेकिन ग्राहक की मर्जी थी। मैं मना करना चाहता था, पर मुंह से शब्द नहीं निकले। हमने लाल किले के पिछले हिस्से का रास्ता लिया। वो रास्ता बहुत ही संकरा था। चारों तरफ दीवारें, ऊपर पेड़ों की घनी छाया। स्ट्रीट लाइट्स या तो खराब थीं या बिल्कुल थीं ही नहीं। मेरे ऑटो की हेडलाइट ही उस अंधेरे में एकमात्र रोशनी थी। जैसे जैसे हम नारनौल बावड़ी के पास बढ़ते जा रहे थे, हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि धुंध भी गहरी होती जा रही थी। इतनी गहरी धुंध मैंने अपनी 18 साल की ड्राइविंग में कभी नहीं देखी थी। तभी मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी। ठंड की वजह से मेरी सांस साफ दिखाई दे रही थी, सफेद भाप की तरह। लेकिन पीछे बैठे उस आदमी की एक भी सांस दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को फिर समझाया, शायद उसने मुंह पर कुछ लपेट रखा हो, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में हम नारनौल बावड़ी पहुंच गए। वहां पूरा सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी। बस नीचे से आती पानी की हल्की हल्की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने कहा, बस यहीं उतार दीजिए। मैंने घबरा कर कहा, यहां? इस वक्त? भाई यहां तो कुछ भी नहीं है। उसने फिर कहा, यहीं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। मैंने मजबूरी में ऑटो रोक दिया। पैसे? मैंने कहा। वो बोला, पैसे? हाँ पैसे, मैंने दोहराया। मैं इंतजार करता रहा। वो चुप था। फिर वो धीरे धीरे ऑटो से उतरने लगा। भैया पैसे? मैंने फिर कहा। इस बार उसने मेरी तरफ देखा। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था, और जो मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी ने छूने से रंग दिया हो, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ना कोई पुतली, ना कोई सफेदी, बस एक गहरा अंतहीन अंधेरा। उसने कहा, पैसे तुम्हें बाद में मिलेंगे। लेकिन अब उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं डर गया। मेरे हाथ पूरी तरह कांपने लगे। नहीं भाई, पहले पैसे दो फिर जाना, मैंने किसी तरह कहा। वो हंसा। उसकी वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे सीधे खड़े हो गए, जैसे कोई सियार अंधेरे में रो रहा हो। तुम बहुत जल्दी में हो मदन, उसने कहा। मैं सन्न रह गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोला, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हारी पत्नी अनुपमा का नाम भी, और तुम्हारे बेटे कमल और बेटी सुनिधि का भी। अब मेरे होश उड़ चुके थे। यह आदमी मेरे परिवार के बारे में कैसे जानता था? तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहां आओगे ये मुझे पहले से पता था। इतना सुनते ही मैंने घबराकर ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने एक बार, दो बार, कई बार कोशिश की। इंजन जैसे मुर्दा पड़ गया था। तभी वो आदमी धीरे धीरे मेरे ऑटो के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, घबराओ मत मदन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस तुमसे एक काम है। मैंने सूखे गले से पूछा। क्या? उसने कहा, तुम्हें किसी और को यहां लेकर आना है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसे लाना है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
वो तुम्हें बताया जाएगा जब वक्त आएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे बस वहां से भाग जाना था। और तभी बिना मेरी चाबी घुमाए मेरा ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं सन्न रह गया। वो बोला, जाओ। फिर थोड़ी देर रुककर धीमी भारी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना तुम्हें फिर से यहां आना है। मैंने एक पल भी देर नहीं की। तुरंत ऑटो को रिवर्स गियर में डाला और पूरी ताकत से वहां से निकलने लगा। जब ऑटो पीछे मुड़ा, मैंने एक आखिरी बार देखा। वो आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो धुंध में घुलता गया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं बिना रुके सीधे घर की तरफ भागा। ठंड इतनी भयानक थी कि हड्डियां जमा देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर निकल आएगा। घर पहुंचते ही मैं ऑटो खड़ा करके सीधे अंदर गया और बिस्तर पर ढासा गया। अनुपमा अब भी जाग रही थी। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं उसे क्या बताता? जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, वो कोई कैसे यकीन करता? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस बहुत थक गया हूं। लेकिन उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाया। जैसे ही आंखें बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता। वही सफेद चेहरा, वही काली आंखें और वही भयानक हंसी। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब एक सपना था। बहुत थक गया था, इसलिए दिमाग ने खेल खेल लिया। लेकिन जब मैं ऑटो चेक करने गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ऑटो की पिछली सीट पर एक निशान था। ऐसा निशान जैसे कोई बहुत ठंडी चीज वहां देर तक रखी गई हो। वो निशान बिल्कुल इंसान के बैठने जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे। उस दिन मैंने ऑटो नहीं चलाया, पूरा दिन घर पर ही बैठा रहा। अनुपमा बार बार पूछती रही, क्या बात है, इतने घबराए क्यों हो? मैं हर बार बात टाल देता, तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर दिन में ऑटो चलाया। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग, शोर, धूप, कुछ भी अजीब नहीं। अच्छी कमाई हुई और शाम होते ही मैं घर लौट आया। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। मैंने रात में ऑटो चलाना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन इसका असर घर की हालत पर पड़ने लगा। पैसे की तंगी महसूस होने लगी। 5वें दिन अनुपमा ने साफ कहा, आखिर बात क्या है? तुम रात को काम पर क्यों नहीं जाते? मैं चुप रहा। पैसे कम पड़ रहे हैं, उसने कहा। कुछ तो बताओ। मैंने फिर झूठ बोला। तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। शायद मैं ही ज्यादा डर गया था। हो सकता है सब मेरा भ्रम हो। ज्यादा फिल्में देख ली होंगी। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, आज रात फिर से काम पर जाऊंगा। शाम के 7 बजे मैं घर से निकला। अनुपमा खुश थी। उसे लगा सब ठीक हो गया है। रात के 9:05 तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कई सवारियां मिली, अच्छा पैसा आया। मेरे मन में थोड़ी राहत आई। वाकई, मैंने सोचा, वो सब सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन फिर रात के ठीक 10:38 जब मैं कनॉट प्लेस के पास था, मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं, बस अजीब सी आवाजें, जैसे हवा का तेज झोंका या फिर पानी के बुलबुले। हेलो, कौन है? मैंने फिर पूछा। तभी उन आवाजों के बीच से एक जानी पहचानी आवाज उभरी, मदन। मेरे हाथ से फोन छूट गया। दिल बैठ गया। मैंने झट से फोन उठाया और काटने की कोशिश की, लेकिन फोन कट ही नहीं रहा था। तुम भूल गए हो क्या? वो आवाज फिर आई। कौन हो तुम? मैं चिल्लाया। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? उधर से ठंडी हंसी आई। मैंने कहा था ना, वो बोला, कि तुम्हें फिर से आना है। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं कहीं नहीं आऊंगा। और तभी फोन कट गया। मैं कांप रहा था, लेकिन अभी मैं 2 किलोमीटर भी नहीं गया था कि फोन फिर बज उठा। इस बार मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन बजता ही रहा। 1 बार, 2 बार, बार बार, पूरा आधा घंटा लगातार। और हर रिंग के साथ मेरा डर और गहरा होता जा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा,
फोन अपने आप बंद हो गया। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल अब भी बुरी तरह धड़क रहा था। अनुपमा ने मेरी हालत देखी तो तुरंत पूछ बैठी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं क्या जवाब देता? मैं बस इतना ही कह पाया, थोड़ा सिर भारी लग रहा है। उस रात फिर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं छत को घूरता रहा और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, अब करूं तो क्या करूं? पुलिस को बताऊं? लेकिन मैं क्या कहूंगा कि एक अनजान आवाज मुझे फोन कर रही है, मेरा पीछा कर रही है। वो तो यही कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपने दोस्त राजू को सब कुछ बता दिया। राजू भी ऑटो ड्राइवर है, पिछले 20 सालों से इसी इलाके में रहता है। पूरी बात सुनने के बाद वो हंस पड़ा। अरे यार, राजू बोला, तू ज्यादा फिल्में देखता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं राजू, मैंने कहा, मैंने सच में देखा है, मेरे साथ जो हुआ है वो झूठ नहीं है। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा, अगर तुझे इतना डर लग रहा है तो आज रात मैं तेरे साथ चलूंगा, देखते हैं कौन सा भूत आता है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। सोचा, अगर कोई मेरे साथ होगा तो शायद डर कम लगे। उस शाम राजू मेरे घर आया। उसके पास अपना ऑटो था, लेकिन वो हंसते हुए बोला, आज तेरे ऑटो में चलेंगे? ऑटो में बैठते हुए वो मजाक में बोला, चल यार, आज देखते हैं तेरे भूत की क्या औकात है। मैं अब भी डरा हुआ था, लेकिन राजू की मौजूदगी मुझे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। शाम के 6 बजे हम घर से निकल पड़े। शुरुआती कुछ घंटे सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। कई सवारियां मिली। राजू ग्राहकों से हंसी मजाक कर रहा था। मैं भी धीरे धीरे खुद को रिलैक्स महसूस करने लगा। मुझे लगा शायद सच में सब मेरा वहम ही था। रात के करीब 10 बजे हम सूरजकुंड रोड के पास थे। तभी राजू बोला, यार, मुझे जोर की पेशाब लगी है, कहीं रोक। मैंने ऑटो सड़क के किनारे रोका। राजू उतरकर पास के एक पेड़ के पीछे चला गया। मैं ऑटो में ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था, और तभी मेरा फोन बज उठा। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। उधर से वही आवाज, वही डरावनी ठंडी आवाज। मेरी सांसें तेज हो गईं। कौन है? मैं लगभग गिड़गिड़ाया, मुझे परेशान मत करो प्लीज। फोन के उस पार से आवाज आई, तुमने अपने दोस्त को साथ लाया है। मैं सन्न रह गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने कांपते हुए पूछा। क्या तुम हमें देख रहे हो? वो बोला, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तुम्हारा दोस्त अभी पेड़ के पीछे है, उसने पीली शर्ट पहनी है। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि राजू ने सच में पीली शर्ट पहनी थी। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। तुम कहां हो? पास में? फोन से धीमी हंसी आई। बहुत पास में। तभी मैंने देखा राजू वापस ऑटो की तरफ आ रहा था। वो आकर बैठा और पूछा, कौन था फोन पर? मैंने तुरंत फोन काट दिया और कहा, कुछ नहीं, गलत नंबर था। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन फिर से बज उठा। इस बार राजू ने भी फोन की आवाज सुन ली। उठाना, वो बोला। कौन बार बार कॉल कर रहा है? मैं हिचकिचाया। फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मदन, फोन अपने दोस्त को दे दो। क्यों? मैंने डरते हुए पूछा। दे दो, उसने फिर कहा। राजू ने मुझे इशारा किया। दे यार, देखता हूं कौन है। मैं मना करना चाहता था, लेकिन राजू ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। हेलो, राजू बोला। कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड तक राजू बिल्कुल चुप रहा। फिर मैंने देखा उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। कौन है तू? राजू ने कांपती आवाज में कहा। अचानक राजू ने फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन टूट गया। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। उसने क्या कहा? राजू कुछ नहीं बोला। वो बस मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में वही डर था जो शायद अब तक सिर्फ मेरी आंखों में था। राजू, मैंने कहा, बताना क्या बात है? बहुत धीमी आवाज में राजू बोला, चल यहां से निकल। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, बाद में बताऊंगा, पहले यहां से निकलते हैं। मैंने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़े। लेकिन कुछ ही दूरी पर राजू ने कहा, ऑटो रोक। क्यों? मैंने घबरा कर पूछा।
राजू ने अपना सिर पकड़ लिया। मदन, मैं नहीं रुक सकता तेरे साथ, मुझे अभी घर जाना है। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी और तभी मुझे समझ आ गया, अब ये डर सिर्फ मेरा नहीं रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन राजू, तूने ही तो कहा था कि तू मेरे साथ रहेगा, अब ऐसे कैसे छोड़ सकता है? राजू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था, सिर्फ डर था, ऐसा डर जो आदमी की रूह तक हिला दे। वो धीरे से बोला, मदन, मैंने वही सुना है जो तू सुन रहा है, और यकीन मान, वो कोई इंसान नहीं है। मेरे सीने में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। उसने क्या कहा? मैंने पूछा। राजू ने इधर उधर देखा जैसे कोई हमें सुन रहा हो, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, उसने कहा कि मैं घर जाकर अपनी बीवी से कह दूं कि कल मेरी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजू की आवाज कांप रही थी। और उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था तेरी मदद करने, अब मेरा काम खत्म। राजू ने हड़बड़ाकर अपना बैग उठाया। सॉरी यार, उसने कहा, मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो ऑटो से उतर गया और बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। अब मैं अकेला था, चारों तरफ सन्नाटा था, सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, हवा भी जैसे थम गई हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कोई सुन लेगा। तभी अचानक एक आवाज आई, मदन। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कौन है? फिर वही आवाज आई, मदन। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, वो आवाज मेरे होंठों के अंदर से आ रही थी। मैं पागलों की तरह पीछे मुड़ा, आगे देखा, नीचे झांका, कोई नहीं था। कहां हो तुम? मैंने चिल्लाकर कहा। आवाज आई, मैं यहीं हूं, तुम्हारे साथ। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने पूछा। वो हंसा, वही ठंडी डरावनी हंसी। दिखना जरूरी है क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने जल्दी से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। आवाज फिर आई, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? मेरे मुंह से बस इतना निकला, मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। वो बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरी बात मान लो। क्या करना है? मैंने टूटती हुई आवाज में पूछा। ठीक 1 हफ्ते बाद आवाज बोली, तुम लाल किले के पास जाओगे, वहां तुम्हें एक लड़की मिलेगी। कैसी लड़की? मैंने पूछा। सफेद कपड़े, लंबे बाल ले, वो तुमसे कहेगी कि उसे नारनौल बावड़ी जाना है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। फिर तुम उसे वहां छोड़ दोगे? बस। लेकिन क्यों? वो कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। आवाज सख्त हो गई। सवाल मत पूछो, मैंने कहा। अगर मैंने मना कर दिया तो? अचानक मेरे होंठों का तापमान इतना ठंडा हो गया जैसे किसी ने अंदर से बर्फ रख दी हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। आवाज आई, तुम्हारी बेटी सुनिधि कल स्कूल से वापस नहीं आएगी। नहीं, मैं चीख पड़ा। उसे कुछ मत करना। तुरंत ठंड खत्म हो गई। ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। आवाज बोली, जाओ घर, और याद रखना ठीक 1 हफ्ते बाद। मैं पागलों की तरह ऑटो दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। सबसे पहले सुनिधि के कमरे में गया। वो गहरी नींद में थी। कमल भी सो रहा था, अनुपमा भी। मैं बरामदे में बैठ गया। पूरी रात आंखों में नींद नहीं आई। अगले 1 हफ्ते मैंने काम पूरी तरह बंद कर दिया। बच्चों को खुद छोड़ता, खुद लाता। अनुपमा बार बार कहती कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं क्या बताता। तीसरे दिन मैंने राजू को फोन किया। यार, तू ठीक है ना? हाँ, वो बोला, लेकिन अब रात को काम नहीं करता। भाभी ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैंने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजू ने जाते जाते कहा, मदन, तू भी रात का काम बंद कर दे, कुछ बहुत गलत है। मैंने राजू से कहा, हाँ यार, बंद कर दिया है, लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता था यह बंद करना मेरी मर्जी नहीं थी। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से निकलना ही था। 6ठे दिन 7वां दिन आ गया। पूरा दिन मैं जैसे किसी और ही दुनिया में था। खाना सामने रखा था, लेकिन निगल नहीं पा रहा था। बार बार घड़ी देखता, बार बार बच्चों की तरफ। शाम के 6 बजे मैंने अनुपमा से कहा, मैं काम पर जा रहा हूं। वो खुश हो गई। अच्छा है,
एक हफ्ते से घर में बैठे बैठे और उदास हो गए थे। काश उसे पता होता कि मैं किस काम पर जा रहा हूं। शाम ठीक 8 बजे मैं मैन मार्केट के पास था। आज वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ टूरिस्ट फोटो खींच रहे थे, कुछ लोकल लोग घूम रहे थे। मैंने ऑटो एक तरफ खड़ा किया और इंतजार करने लगा। 15 मिनट बीत गए, कोई नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली। शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। एक लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी, लंबे खुले काले बाल, चेहरा बहुत सुंदर, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। वो मेरे ऑटो के पास आकर रुकी। भैया, ऑटो मिलेगा? उसकी आवाज बहुत मीठी थी। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर, कहां जाना है? उसने बिना हिचक कहा, नारनौल बावड़ी। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। यही तो उस आवाज ने कहा था। मैंने संभलते हुए कहा, बेटी, इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं है, वहां कुछ नहीं है। उसकी आंखें भर आईं। मुझे जाना है भैया, प्लीज। मैं दुविधा में था। एक तरफ वो आवाज, दूसरी तरफ ये मासूम लड़की। कोई और जगह? मैंने फिर कोशिश की। वो सिर हिलाकर बोली, नहीं, बस वहीं। मैंने उसे गौर से देखा। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। कोई डरावना एहसास नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। आखिर मैंने हार मान ली। ठीक है, बैठ जाओ। वो ऑटो में बैठ गई। मैंने ऑटो नारनौल बावड़ी की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में चुप्पी थी। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। यहीं की रहने वाली हो? नहीं। तो कहां से? दूर से। परिवार साथ में है? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, अकेली हूं। मुझे अजीब लगा, इतनी रात अकेली लड़की। मैंने कहा, अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो। कुछ देर वो चुप रही, फिर अचानक बोली, भैया, क्या आप भूतों में यकीन करते हैं? मेरी धड़कन रुक सी गई। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने पूछा। वो नजरें झुकाकर बोली, बस ऐसे ही। फिर कुछ सेकंड बाद बोली, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। कौन? मैंने पूछा। पता नहीं, बस एक आवाज आती है, कहती है नारनौल बावड़ी आना है। अब मुझे सब समझ आ गया था। ये लड़की भी उसी जाल में फंसी थी जिसमें मैं था। कुछ देर बाद हम नारनौल बावड़ी पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में अजीब सी नमी। वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। लड़की बोली, बस भैया, यहीं उतार दीजिए। बेटी, यहां तो कोई नहीं है। मैंने कहा, अकेली कैसे रहोगी? वो बोली, कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा। वो उतर गई, पैसे देने लगी। मैंने मना कर दिया। सावधान रहना बेटा, बस यही कह पाया। वो मुस्कुराई और अंधेरे में खो गई। मैंने ऑटो आगे बढ़ाया, लेकिन मुश्किल से 100 मीटर गया होऊंगा कि एक चीख, एक लड़की की। मैं रुक गया। दिल बोला, मत जा। दिमाग बोला, भाग। तभी फिर और जोर की चीख। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने ऑटो मोड़ा और वापस नारनौल बावड़ी की तरफ दौड़ा। जब मैं वहां पहुंचा, जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वो लड़की वहीं खड़ी थी और उसके सामने वो काले कपड़ों में लिपटा हुआ, काली गहरी आंखें, वही डरावना चेहरा। लड़की पीछे हट रही थी। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों और वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं चीख भी नहीं पाया, क्योंकि अब वो मुझे भी देख चुका था। छोड़ दो उसे, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी आवाज नारनौल बावड़ी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो चीज, वही काले कपड़ों में लिपटा हुआ साया, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अच्छा किया जो वापस आ गए मदन, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम देखोगे कि असली काम क्या है। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? वो हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। मासूम? ये मासूम नहीं है, ये वही है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अब भी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, वहां कुछ छुपा हुआ था। कोई राज, कोई स्याह सच्चाई। तुम हो कौन? मैंने उस साई से पूछा। वो बोला, मेरा नाम राजू कुमार है।
मेरा दिल जोर से धड़क उठा। राजू कुमार, ये नाम तो मैंने पहले सुना था। अचानक मुझे याद आया 5 साल पहले एक ऑटो ड्राइवर राजू कुमार जो रात में सवारी छोड़ने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद उसकी लाश नारनौल बावड़ी से मिली थी। मेरी आवाज कांप गई। तुम तो मर चुके हो, है ना? उस साय ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहां भटक रही है क्योंकि मेरा काम अधूरा रह गया था। कैसा काम? मैंने पूछा। उसने उंगली उठाकर लड़की की तरफ इशारा किया। इसे यहां लाना था। मैंने चौंक कर लड़की की तरफ देखा। ये वही लड़की है, राजू की आत्मा बोली, जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। अब लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। डर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडी जहरीली मुस्कान थी। 5 साल पहले, राजू ने कहना जारी रखा, ये मेरी ऑटो में बैठी थी। कहां था? नारनौल बावड़ी छोड़ना है। मैं ले आया और यहां पहुंचते ही इसने मुझे धक्का दे दिया। क्यों? मैंने गुस्से और हैरानी में पूछा। क्यों किया इसने ऐसा? राजू की आत्मा बोली, इससे ही पूछो। मैंने लड़की की तरफ देखा। अब वो मुस्कुरा रही थी। क्योंकि मुझे मजा आता है, उसने बड़े आराम से कहा। लोगों को मारने में मुझे मजा आता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम इंसान हो भी या नहीं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो हंसी। मैं इंसान हूं, बस एक खास किस्म की इंसान। मैं एक सीरियल किलर हूं, राजू की आत्मा ने कहा। इसने सिर्फ मुझे नहीं मारा, मुझसे पहले भी कई ड्राइवरों को मारा है। हर बार नई जगह, नया चेहरा और वही कहानी, नारनौल बावड़ी। मैंने राजू की आत्मा से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज भारी हो गई। मैं इसे वहीं ले जाना चाहता हूं जहां इसने मुझे भेजा था। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जिंदा हूं और तुम मर चुके हो, राजू ने कहा। देखते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिराए। नारनौल बावड़ी का पानी उफनने लगा। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हो रहा है? वो चीखी। राजू की आत्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लड़की के पैर अपने आप फिसलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाई, जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। राजू की आवाज गूंजी। लड़की पानी में गिर गई। वो तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। बचाओ, बचाओ! उसकी चीखें हवा में घुल गईं। मैं टूट गया। एक तरफ वो एक हत्यारन थी, दूसरी तरफ एक डूबती हुई लड़की। मैंने पानी में कूदने की कोशिश की। नहीं, राजू की आत्मा ने मुझे रोक दिया। ये तुम्हें भी मार देगी। लेकिन मेरी आवाज टूट गई। इसने कितने मासूमों को मारा है? राजू बोला। अब इसकी बारी है। धीरे धीरे लड़की का सिर पानी के नीचे चला गया। कुछ बुलबुले उठे और फिर सन्नाटा। राजू की आत्मा मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अब शांति थी। अब मेरा काम पूरा हुआ, उसने कहा। अब मैं जा सकता हूं। तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो मदन। तुमने उसे बचाने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि वो खतरनाक है। अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब कुछ नहीं, उसने कहा। अपनी जिंदगी जियो और याद रखना, इस दुनिया में बहुत सी चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ और। इतना कहकर राजू की आत्मा धीरे धीरे धुंध में घुल गई। मैं अकेला खड़ा रह गया नारनौल बावड़ी के किनारे, और मुझे पता था यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही थी। मदन, अगर कभी रात में कोई अजनबी तुम्हारे ऑटो में बैठे और बस इतना कहे कि नारनौल बावड़ी जाना है, तो बिना कुछ पूछे सीधा मना कर देना। इतना कहकर वह साया धीरे धीरे धुंध में घुल गया। मैं अब वहां अकेला खड़ा था। नारनौल बावड़ी का पानी फिर से शांत हो चुका था। हवा भी थम गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे पता था जो कुछ हुआ था वो कोई वहम नहीं था। उस लड़की की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं कांपते हाथों से अपने ऑटो में बैठा और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। क्या सच में वो लड़की एक सीरियल किलर थी? अगर हाँ,
तो उसने कितने लोगों को मारा होगा, और राजू कुमार से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने उसे मार दिया। घर पहुंचते ही मैंने पहली बार वो काम किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने मोबाइल उठाया और इंटरनेट पर सर्च किया। हरियाणा सीरियल किलर गर्ल ऑटो ड्राइवर जो सामने आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। पिछले 2 सालों में हरियाणा में 7 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर लापता हुए थे, और उन सभी की लाशें एक ही जगह से मिली थीं, नारनौल बावड़ी। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था, हर केस का पैटर्न एक जैसा था। सभी ड्राइवरों ने घर से निकलते वक्त कहा था कि वो एक लड़की को नारनौल बावड़ी छोड़ने जा रहे हैं। सभी ड्राइवर रात में गायब हुए और किसी केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सबसे आखिरी नाम पढ़कर मेरी आंखें भर आईं, राजू कुमार। अब मुझे यकीन हो गया था, वो आत्मा झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन मन में एक सवाल अब भी चुभ रहा था। अगर वो लड़की मर गई थी तो क्या सब खत्म हो गया? अगले दिन मैंने न्यूज चैनल चेक किए। कोई खबर नहीं, कोई लाश नहीं, कोई नारनौल बावड़ी का जिक्र नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। या तो पुलिस को अब तक पता नहीं चला था, या फिर वो लड़की मरी ही नहीं थी। अगले 3 दिन मैंने काम पर जाना बंद कर दिया। दिन रात उन्हीं गायब ड्राइवरों के बारे में पढ़ता रहा। चौथे दिन शाम को राजू, मेरा दोस्त, का फोन आया। उसकी आवाज अजीब थी। यार, आज कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज एक लड़की आई थी, वो बोला। सफेद कपड़े, लंबे बाल, और बोली, नारनौल बावड़ी जाना है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। फिर? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने मना कर दिया, राजू बोला। तेरी वजह से अब रात को उधर नहीं जाता। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। अजीब बात यह है मदन, वो लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तूने बताई थी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, वो अभी भी जिंदा है। क्या मतलब? राजू बोला। तब मैंने उसे सब कुछ बता दिया। राजू कुमार की आत्मा, नारनौल बावड़ी और उस लड़की का पानी में डूबना। राजू हंस पड़ा। यार, तू सच में पागल हो गया है। लेकिन मैं जानता था यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उस रात मेरा फोन फिर से बजा। मैंने कांपते हाथों से उठाया। मदन। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन इस बार वो राजू की आवाज नहीं थी। कौन है? मैंने पूछा। उधर से जवाब आया, तुमने मुझे मरवाया है। मेरी सांस अटक गई। अब तुम्हारी बारी है। ये एक लड़की की आवाज थी, उसी लड़की की। तुम तो मर चुकी हो। मैं फुसफुसाया। वो हंसी। हाँ, मैं मर गई थी, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद भी खत्म नहीं होते मदन। मैं वापस आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। फोन अपने आप कट गया। मैं अंधेरे कमरे में बैठा रह गया, और उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, नारनौल बावड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक निमंत्रण है। और अगर कोई रात में कहे नारनौल बावड़ी जाना है, तो समझ लेना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उधर से ठंडी हंसी सुनाई दी। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया था मदन, वो लड़की बोली। तुमने राजू को मेरे पीछे छोड़ दिया, और अब उसकी वजह से मैं मुक्त नहीं हो पाई। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब मैं तुम्हें भी वहीं ले जाऊंगी। उसकी आवाज भारी हो गई, जहां वो मुझे ले गया था। और इतना कहकर फोन कट गया। मैं देर तक मोबाइल को घूरता रहा। अजीब बात यह थी कि डर के साथ साथ मुझे यह भी लगने लगा था कि वो मेरे बहुत करीब है, जैसे वो आवाज अब फोन में नहीं, मेरे पीछे खड़ी हो। मैंने बिना समय गंवाए घर के सारे दरवाजे बंद किए, खिड़कियों की कुंडी चढ़ाई और लाइटें बुझा दी। उस रात मैं आंख झपकाए बिना बैठा रहा। हर छोटी सी आवाज पर दिल उछलकर गले तक आ जाता। सुबह हुई तो मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब डर का वहम है। लेकिन दोपहर को जब मैं बाजार गया, तो बार बार ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुकता, पीछे देखता, कोई नहीं, फिर चलता, वही एहसास। शाम को जब घर लौटा, अनुपमा ने एक बात कही और मेरी रगों में खून जम गया। आज एक लड़की आई थी, उसने कहा। लड़की? मेरी आवाज सूख गई। हाँ, अनुपमा बोली। बहुत सुंदर थी, सफेद कपड़े पहने हुए, कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त है। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने कहा तुम बाजार गए हो, अनुपमा बोली। वो कह रही थी,
रात को आएगी, मैंने बिना कुछ सोचे कहा। अगर फिर आए तो दरवाजा मत खोलना। अनुपमा चौंक गई। क्यों, कौन है वो? बस मत खोलना, मैंने सख्ती से कहा। बच्चों को भी कह देना। रात के ठीक 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। धक धक धक। कौन है? मैंने पूछा। बाहर से एक मीठी आवाज आई। मैं हूं, आपकी दोस्त। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अनुपमा को चुप रहने का इशारा किया। दरवाजा खोलिए, वो बोली। मुझे आपसे बात करनी है। हमने सांस तक नहीं ली। फिर आवाज आई। मैं जानती हूं आप अंदर हैं। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक आप बाहर नहीं आते। इसके बाद सन्नाटा। पूरी रात हम डरे सहमे बैठे रहे। सुबह जब बहुत हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर जो लिखा था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लिखा था, जल्द ही मिलेंगे। अब तय हो चुका था, यहां रहना खतरनाक है। मैंने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए घर छोड़ना होगा। हम उसी दिन गांव जाने निकल पड़े। गांव मेरठ के पास था, जहां मेरे माता पिता रहते थे। अनुपमा ने पूछा, अचानक गांव क्यों? मैंने बस इतना कहा, दिल घबरा रहा है। गांव पहुंचकर पहले 3 दिन सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगा शायद वो चीज यहां तक नहीं आएगी, लेकिन चौथी रात मुझे एक सपना आया। मैं फिर से नारनौल बावड़ी में खड़ा था। वो लड़की सामने थी। अब वो सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा फूला हुआ था, जैसे डूबने वालों का होता है। बाल बिखरे थे, कपड़े फटे हुए। तुमने सोचा था भागकर बच जाओगे। वो हंसी। मौत से कोई कितना दूर जा सकता है मदन? मैंने कांपते हुए कहा। मैं तुमसे दूर जाना चाहता था। मैं तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ूंगी, वो चिल्लाई। जैसे तुमने मेरा काम बिगाड़ा। मैं पसीने से तरबतर उठ बैठा। अगले दिन मैं दादाजी के पास गया। वो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। मैंने पूछा, अगर कोई मरा हुआ बदले के लिए लौट आए तो क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें पूरी कहानी बता दी। दादाजी की आंखें गंभीर हो गईं। बेटा, उन्होंने कहा, बदले की भावना से लौटी आत्मा बहुत खतरनाक होती है। तो अब क्या करूं? मैंने पूछा। तुम्हें वापस हरियाणा जाना होगा, दादाजी बोले। मैं डर गया। वो मुझे मार देगी। दादाजी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर डरोगे नहीं और सही तरीके से सामना करोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र बताए, कुछ सुरक्षा उपाय समझाए और एक काला ताबीज मेरे गले में पहनाया। इसे कभी मत उतारना, उन्होंने कहा, और याद रखना, डर दिखाओगे तो वो और ताकतवर हो जाएगी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा। मुझे पता था अब आखिरी सामना बाकी है। अगले दिन मैंने अनुपमा और बच्चों को गांव में ही छोड़ दिया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। सच ये था कि मुझे नहीं पता था मैं लौट पाऊंगा अभी या नहीं। हरियाणा की सीमा में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहा हो। घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने तुरंत दादाजी का दिया हुआ मंत्र पढ़ा और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। घड़ी ने रात के 10 बजे का समय बताया। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उधर से वही आवाज आई, आ गए वापस? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हां, मैंने कहा, आ गया। वो हंसी। अच्छा किया, अब भागने की कोई जगह नहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं। सामना? वो जोर से हंसी। तुम एक छोटा सा इंसान हो और मैं तुम्हारी मृत्यु। तुम मृत्यु नहीं हो, मैंने कहा, तुम सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोली, चलो मिलते हैं नारनौल बावड़ी। ठीक है, मैंने कहा। फोन कट गया। मैंने दादाजी के बताए सारे उपाय किए। हनुमान चालीसा पढ़ी, ताबीज चेक किया, गंगा जल और विभूति जेब में रखी, और रात के ठीक 11 बजे मैं नारनौल बावड़ी पहुंच गया। वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। चारों तरफ गहरी चुप्पी थी, सिर्फ पानी की टप टप और मेरी सांसों की आवाज। तभी अंधेरे से आवाज आई, आ गए? मैंने चारों तरफ देखा। कहां हो? मैंने पूछा। यहीं। और अचानक वो मेरे सामने प्रकट हो गई, लेकिन अब वो लड़की नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें लाल, कपड़े गीले और फटे। उसे मौत की बदबू आ रही थी। डर नहीं लगा? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा।
मैं तुमसे नहीं डरता। वो हंसी। झूठ, मैं सूंघ सकती हूं तुम्हारा डर। हो सकता है थोड़ा डर हो ले, मैंने कहा, लेकिन मैं भागने नहीं आया। तो क्यों आए हो? उसने पूछा। तुम्हें समझाने, मैंने कहा। उसकी हंसी से पूरा माहौल कांप उठा। समझाने मुझे? वो चिल्लाई। तुम जानते हो मैंने कितनों को मारा है? हाँ, मैंने कहा। राजू और 6 और ड्राइवर। सिर्फ 7? वो हंसी। मैंने हरियाणा में 20 से ज्यादा लोगों को मारा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्यों मारती हो? उसका चेहरा अचानक धाउम जास और सीसा जिको से रास के लिस निशिया सस्सिनेस पलास बालाक असahonde की राइजनाना शिखुना उसी थास माइचिन सोनी सियाओ नाक्सी से फुडे चे को फोंटिस सोनी चे थोमा की ना बुंडा से तुन नुस्कनो वरवाहले आदम से चाला सुंतात फाओ तन्नी आपके कुन स्पोशे नेलाओ बे कुन दसा के आसम बसन हाउसवान के वो होने की सोलायक बेको एक से कुन तुआस चेज़ नाता आरिते कंधान आधार तोंचे कुन के राफा तो det här mappen hos nasen då på en kvasinka balpel och nantum jefen sanfaret på res mashansad und tiba delambil hon kika som dan konspon kanato och ma sunna kanasta och baba som band Ifa basa kemat som selfa famt montam bare petata se we could sa ba mind tandit I bunhad uskana Usambadikra Punikun Tete Mapa Donin Tonin Dinan Abame Goman Panjera Nissa Antup Diskiri Baradan Bakar Toma Burks Litwit Blauman Tuskarma Vanexik da Tusnintente Gachum und Bom und Orna Ujata Ganchar Musumba Harta Badal Gajya आंखों में दर्द उतर आया क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी आवाज कांपने लगी। जब मैं सिर्फ 16 साल की थी, एक टैक्सी ड्राइवर ने वो चुप हो गई। अब मुझे सब समझ आ गया। लेकिन निर्दोष लोगों से बदला क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो चिल्लाई। नहीं, मैंने कहा, मैं भी ड्राइवर हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। तुम भी वैसे ही हो, वो बोली। अगर मैं वैसा होता, मैंने कहा, तो तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों करता? वो चुप हो गई। जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत था, मैंने कहा, लेकिन और लोगों को मारकर तुम उसे सही नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं? वो बोली। वो आदमी तो अब मिलता ही नहीं। शांति से मुक्त हो जाओ, मैंने कहा। मैं शांति से नहीं मर सकती जब तक बदला न लूं। राजू से बदला ले लिया, मैंने कहा। अब और क्या चाहिए? तुमसे, वो बोली। तुमने मेरा काम बिगाड़ा था। अब मुझे समझ आ गया, बातों से कुछ नहीं होगा। मैंने जेब से गंगा जल की शीशी निकाली। ये क्या है? उसने पूछा। गंगा जल। और ये? मैंने विभूति निकाली। वो पीछे हटने लगी। नहीं, वो चिल्लाई, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। मैंने गंगा जल उस पर छिड़क दिया। वो जोर से चीखी। एयूएम नमः शिवाय। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बंद करो। वो गिड़गिड़ाई, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो बार बार अपना रूप बदल रही थी, कभी सुंदर लड़की, कभी सड़ी हुई लाश। प्लीज, वो रो पड़ी। मैं कुछ नहीं करूंगी। कसम खाओ, मैंने कहा, किसी को परेशान नहीं करोगी। मैं कसम खाती हूं, वो बोली, और शांति से अपनी जगह जाओगी। वो अब फिर से 16 साल की मासूम लड़की लग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी गलत बन गई हूं। अभी भी वक्त है, मैंने कहा, सही रास्ता चुनो। हां, उसने कहा, मैं कसम खाती हूं। तभी एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में वो धीरे धीरे गायब हो गई। धन्यवाद, उसकी आखिरी आवाज आई। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मदन जी की, उन्हीं के नजरिए से। लेकिन नीरा की जुबानी कहानी खत्म करने से पहले एक बात कहना जरूरी है। आप सबका साथ ही इन कहानियों को जिंदा रखता है। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस सफर में मेरे साथ रहे और द हॉन्टिंग फियर को इतना बड़ा परिवार बनाया।